किसान भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनामिका आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम हर शाम आपसे जुड़ते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं खेती बाड़ी, पशुपालन और मत्स्य पालन संबंधित कई रोचक जानकारियाँ। इसके अलावा रोज़गार से जुड़ी जानकारियाँ भी हम आप तक पहुँचाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आपको दिखाते हैं कृषि जगत में क्या चल रहा है आज कृषि समाचार के माध्यम से। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास खबरें खेती में। पैन आधारित मत्स्य पालन के लिए मिलेगा 75% तक का अनुदान। वैशाली में 10 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। फलों की क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए करें कवर का इस्तेमाल। वर्तमान समय में मछली पालन भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुका है। इसी कड़ी में राज्य सरकार सूबे के मछली पालकों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। उसमें से एक है पैन आधारित मत्स्य पालन, यानी मंच और एवं झील जैसी जल स्रोतों में मछली पालन करने के लिए सरकार की तरफ से 75% तक का सब्सिडी मुहैया कराया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने किसानों एवं मछली पालकों के लिए एक डिमांड रखा है कि आप आवेदन से मांगे। दरअसल केंद्र एवं राज्य सरकार की तरफ से हाल के वर्षों में कई कदम उठाए गए, जिनमें से किसानों एवं मछली पालकों की आमदनी में इजाफा हो सके। राज्य के बेरोजगार युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत हाजीपुर में रूट शेड संस्थान द्वारा 10 दिवसीय बकरी पालन ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में युवक बकरी पालन से जुड़ी तमाम बारीकियों को जान सकेंगे। ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत रूट शेड संस्थान के तत्वाधान में पिछले दिनों 10 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। प्रशिक्षण में 30 युवकों ने हिस्सा लिया, जिन्हें बकरी के उन्नत नस्ल के बारे में विस्तार से बताया गया। रूट शेड संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न चरणों में चलाया गया। इस तरह के कार्यक्रम उन युवकों के लिए स्वर्ण अवसर है जो बकरी पालन को व्यवसाय के तौर पर शुरू करना चाहते हैं। आम और लीची के फलों की क्वालिटी को बरकरार रखने एवं उन पर लगने वाले विभिन्न रोगों और कीटों से बचाव के लिए फ्रूट कवर बैग आजकल प्रचलन में आ गया है। इससे बाजार में फलों के बढ़िया भाव मिलते हैं और साथ ही क्वालिटी अच्छी होने की वजह से इसे बाहर के देशों में निर्यात भी किया जा सकता है। विदेशों में निर्यात होने के लिए बड़ी मात्रा में अच्छी क्वालिटी के आम एवं लीची की आवश्यकता होती है, लेकिन फलों में कालापन, फल मक्खी के कारण इसकी क्वालिटी काफी प्रभावित होती है। फ्रूट कवर बैग तकनीक काफी सस्ती और पूरी तरह सुरक्षित होती है। इसमें छोटी अवस्था में फलों को कवर बैग्स में लगे क्लिप की सहायता से ढक देते हैं। फ्रूट बैग की डिजाइन इस तरह से की होती है कि इसमें फल की कीटों और रोगों से सुरक्षित रखना आसान होता है, जिसमें फलों में चमक, गुणवत्ता, साइज और स्वाद भी काफी अच्छा होता है, जिससे बागवान को बाजार में फलों का मूल्य भी अधिक प्राप्त होता है और उसकी आमदनी भी बढ़ती है। भोजन में स्वाद की रौनक बढ़ाने वाले प्याज की खेती किसानों के लिए हमेशा से ही लाभकारी रही है। औषधीय गुणों से भरपूर होने के साथ साथ यह खाने में स्वाद में जान डाल देता है। उन्नत प्रभेद से मिट्टी का मिजाज भाप कर प्याज की खेती की जाए तो आंखों को रुलाने वाला प्याज होठों पर मुस्कान भी ला सकता है। प्याज के उन्नत प्रभेद की बात करें तो कम समय में उपजने वाले प्रभेद हैं सुख सागर। इसके अलावा किसान भाई प्याज की 2 फसल लेना चाहते हैं तो पटना देसी का भी उपयोग कर सकते हैं। खबरें खेती में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात पटना जिले के किसान अनिल कुमार से, जो मल्चिंग विधि से विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं। अनिल फिलहाल भिंडी की खेती कर रहे हैं और उनका मानना है कि इस तकनीक से खेती करने पर पानी की बचत भी होती है और साथ ही फसल का उत्पादन भी काफी अच्छा प्राप्त होता है।
आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। एक नजर डालते हैं राजधानी पटना की अंटाघाट सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी एवं ताजी सब्जियों के भाव। भिंडी 2800 से 3200 रुपए प्रति क्विंटल, परवल 3200 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल, नेनुआ 1600 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल और करेला 2200 से 2600 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के ताजा मिजाज पर। आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, दिन में तेज धूप निकलेगी। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की संभावनाएं नहीं के बराबर है, लेकिन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इस मौसम में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे खड़ी फसलों में हल्की और बार-बार सिंचाई अवश्य करें। फसलों की बढ़वार के साथ साथ सिंचाई की बारंबारता भी बढ़ा दे। सिंचाई का कार्य केवल सुबह और शाम को ही करें। मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए फसल अवशेषों या पुआल से मल्चिंग अवश्य करें। कृषि जगत में हो रही गतिविधियां अभी आपने जानी। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जानकारियों का सिलसिला जारी है। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। इस समय रबी की अधिकांश फसलें तैयार हो चुकी हैं और उनकी कटाई का काम चल रहा है। पर फसल कटाई के बाद किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है उसका भंडारण और सही संरक्षण करना। ये काम ज़रूरी इसीलिए होता है क्योंकि अच्छी उपज होने के बावजूद भी अगर अनाज का भंडारण सही तरीके से ना हो पाए तो फसल बर्बाद हो जाती है और किसानों को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। आइए विशेषज्ञ मुकुल कुमार से समझते हैं अनाज भंडारण के सही तकनीक के बारे में। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका फिर स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे रबी फसलों के सुरक्षित भंडारण और रखरखाव के बारे में। क्योंकि अब रबी की कटाई हो चुकी होगी और जितना अच्छा उसका भंडारण होगा बाद में उतनी अच्छी कीमत आपको मिलेगी। और सुरक्षित और भंडारण कैसे किया जाए, कैसे उसको ज़्यादा दिन तक बीमारी और कीटों से बचाया जाए, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं सहरसा कृषि महाविद्यालय के कनीय वैज्ञानिक डॉक्टर मुकुल कुमार जी। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि अभी रबी की कौन कौन सी फसलों की कटाई हुई है जिनका भंडारण हम लोग कर सकते हैं। नमस्कार। जैसा कि जानते हैं कि अभी रबी फसलों की कटाई मड़ाई हो चुकी है। अब किसान भाई अब कैसे हम रबी फसलों को सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं या रख रखाव कर सकते हैं। जैसा कि जानते हैं कि रबी फसलों की जब कटाई होती है तो किसान भाई जो 20 से 30% जो है डायरेक्ट खलिहान से बेच देते हैं या घर ला के साफ़ सफाई करके बेच देते हैं और उसका मतलब 50 से 60% जो रहता है तो स्टोर करते हैं, संग्रहण करते हैं, अपने घर में भंडारण करते हैं। तो भंडारण करके उसमें सुरक्षित रखते हैं या खाद्यान्न के लिए या नेक्स्ट सीजन अगले सीजन के लिए बीज के लिए या अपने समय समय पर उसके निकाल कर बिक्री भी करते हैं। तो जो 20 से 30% जो सेल कर देते हैं, डायरेक्ट बिक्री कर देते हैं, तो उस बिक्री को वो लोकल मार्केट वाला ले लेते हैं और लोकल मार्केट में लेके वो भी संग्रहण नहीं करते हैं और उसका जैसे जैसे खपत होता है मार्केट के हिसाब से अपना निकाल कर बेचते हैं।
तो सबसे पहले हम तो देखते हैं कि हमारे देश में जो खाद्यान्न फसलें होती है उसका मतलब 10% लमसम 10% जो है उचित भंडारण के अभाव के कारण डैमेज हो जाता है, क्षतिग्रस्त होता है, जिसके कारण क्या होता है किसान भाई की मतलब उसके इनकम में कमी आ जाती है। तो हम उसके लिए प्रोडक्शन तो कर लिए, अनाज का उत्पादन कर लिए, तो हम भंडारण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले भंडारण के लिए हम अनाज को साफ़ सफाई करेंगे। साफ़ सफाई का मतलब है कि उसमें खरपतवार या भूसा या डंठल या कुछ मतलब डस्ट वगैरह लगा हुआ हो तो उसको हम बिल्कुल हवा से या मशीन से उसको हम साफ़ कर लेंगे। साफ़ करके हम उसको धूप में सुखा देंगे और धूप में इतना सुखाएंगे कि अनाज में है जो मॉइस्चर है, नमी का प्रतिशत है मात्र 10% रह जाए। ऐसे भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। अगर मैनुअल रूप में हम उसका मुंह में ला डालेंगे अनाज को तो कट सीना आवाज़ पड़ेगा। इसका मतलब है कि अनाज पूरी तरह सूख गया। अब हमारे यहाँ अनाज भंडार गृह में रखने के लिए सही हो गया। तो अनाज को भंडार गृह में रखने के लिए हम अनाज को तो सुखा लिए, पहले हम भंडार गृह को कैसे साफ़ सफाई करेंगे या कैसे उसका उपचार करेंगे ताकि जो कोई इंसेक्ट जो है, जो कृमि हो, बैक्टीरिया है, फंगस है या कोई परजीवी जो है वो अटैक नहीं कर पाए। तो भंडार गृह को साफ़ सफाई करेंगे। अगर हम देखेंगे कि भंडार गृह, कुछ लोग किसान क्या करते हैं सीड बिन जैसे कोठी वगैरह या पुराना ज़माना से लोहा का कोठी या मिट्टी का कोठी या जूट पैकेट में रखते हैं। बड़ा किसान जो रहते हैं बड़ा अपना हॉल रखते हैं, घर बना के रखते हैं भंडार गृह और उसको पहले ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं। देखते हैं कि भंडार गृह में कहीं दरार तो नहीं आया हुआ है, कहीं सीपेज तो नहीं है, अर्थात मॉइस्चर तो नहीं है, नमी तो नहीं है। तो उसके लिए पहले हम भंडार गृह को एक बार जहाँ दरार पड़ा हुआ है भंडार गृह को उसमें सीमेंट से या क्लोरोपाइरीफॉस मिला के उसमें हम पेस्ट बना लेते हैं और उस दरार को भर देते हैं। उसके बाद एक चूना और क्लोरोपाइरीफॉस मिला के हम एक बार पेंट कर देते हैं, मतलब उसका पुताई कर देते हैं ताकि जो पहले से कीट का अंडा प्यूपा कुछ लगा हुआ हो तो मर जाए। उसके बाद सूखने के बाद हम अनाज को भंडार गृह तो कंप्लीट हो गया, आपको जो बिल्कुल व्यवस्था था व्यवस्थित कर दिए। अब हम अनाज को कैसे रखेंगे उसके लिए हम मैनेजमेंट करेंगे। रखने के पहले कई तरह के प्रबंध हमारे किसान भाइयों को करना पड़ता है भंडार गृह का और साथ ही अनाजों का। तो क्या क्या प्रबंधन कर सकते हैं हमारे किसान भाई? सीड बिन अर्थात कोठी में लोहा का कोठी या मिट्टी के कोठी में रख रहे हैं तो पहले तो उसको साफ़ सफाई कर देंगे और उसमें एक मेलाथियोन एक इंसेक्टिसाइड आता है तो मेलाथियोन का 1 ml 1 लीटर पानी में मिला के उसको पूरा स्प्रे कर देंगे, जिससे वो जो पहले से कीट व्याधि जो लगा हुआ होगा वो मर जाएगा। उसके बाद होता है जैसे हम अगर 1 टन का क्षमता है कोठी का तो उसमें 2 सल्फ्यूरॉन का एक टैबलेट आता है जिसे हम मार्केट में सल्फास गोली कहते हैं। तो 1 टन का कैपेसिटी है, अगर कोठी का उसमें 1 टन की क्षमता है तो उसमें 2 टैबलेट एक नीचे पेंदी में डाल देंगे और एक ऊपर डाल देते हैं। पतली कपड़ा में, सूती कपड़ा में उसको गांठ बना के उसको एक नीचे सतह में डाल देंगे कोठी में और एक ऊपर डालेंगे। उसके बाद हम ढक्कन को एयर टाइट करके बंद कर देंगे। अगर हमें जूट के बोरा में रखना है तो पहले हम बोरा को उपचार करेंगे, क्योंकि कोई किसान जो रहता है वो बड़ा भंडार बनाते हैं तो जिनके पास कोठी में तो कम क्षमता वाला रखेंगे और भंडार गृह में के तो कैपेसिटी क्षमता ज़्यादा रहता है। तो जूट का जो हमें पहले सोचना चाहिए कि अगर संभव हो तो नया जूट का प्रयोग कर, नया जूट का बोरा, और नहीं तो पुराना वाला भी जूट का बोरा सही है। क्योंकि बहुत विस्तार से जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को रबी फसलों के भंडारण के बारे में, और क्या महत्वपूर्ण सलाह देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? किसान भाई आप लोग क्या है कि फसल को तो उपजा दिए, उपज क्षमता भी अच्छा हुआ, अनाज भी अच्छा हुआ, लेकिन समुचित तरीके से भंडारण नहीं कर पाते। इसके कारण क्या होता है लगभग 10% जो अनाज रहता है ना आपका डैमेज हो जाता है सुंडा से या कीड़ा मकोड़ा से या फंजीसाइड से। तो इसके चलते क्या होता है प्रोडक्शन तो आपका अच्छा हुआ, उत्पादन अच्छा हुआ, भंडारण के चलते आपको डैमेज होना, नुकसान आपको उठाना पड़ता है। तो हम यह सावधानी बरतेंगे कि जितना अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से हम उसको भंडारित करेंगे, उपचार करेंगे, ताकि जो है फसल अनाज को अच्छी तरह लंबी समय तक हम बचा के रख सकें। तो किसान भाइयों आपने देखा डॉक्टर मुकुल ने कितनी अच्छी जानकारी दी रबी फसलों के भंडारण के बारे में। अगर आप रबी फसलों का भंडारण
करेंगे और तत्काल कटाई के बाद नहीं बेचेंगे और बाद में बेचेंगे तो उसकी अच्छी कीमत मिलेगी। आपका फसल ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहेगा, ज़्यादा समय तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो डॉक्टर मुकुल, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे विशेषज्ञ ने अभी आपको अनाज भंडारण के सही तकनीक से अवगत कराया। आइए रुख करते हैं अगले विषय की ओर। किसान भाइयों बहनों, यंत्रों के प्रयोग ने खेती करना पहले से आसान बना दिया है। वैसे तो हमारे किसान भाई खेती के लिए कई यंत्रों का प्रयोग करते रहे हैं, पर उसमें से एक आधुनिक यंत्र है ड्रोन। इस यंत्र की मदद से खेती करना आसान हो जाता है। बड़े क्षेत्रों में दवा खाद का छिड़काव करना भी आसान हो जाता है। साथ ही इसके उपयोग से समय की भी बचत होती है और लागत में भी कमी आती है, जिससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होता है। आइए विशेषज्ञ प्रमोद कुमार से जानते हैं खेती में ड्रोन के महत्व के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कृषि वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके खेती और किसानी में प्रयुक्त होने वाले नए नए कृषि यंत्र के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं। और इसी प्रयास में एक जो ड्रोन का इजाद हुआ है, जो कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्व रखता है। और आज का हमारा यही विषय है। इसी विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं कि ड्रोन का महत्व क्या है और ये खेती के लिए कितना उपयोगी है। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, जो संयुक्त निदेशक हैं पौधा संरक्षण विभाग पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, कृषि में ड्रोन का महत्व क्या है? देखिए, कृषि में आधुनिक यंत्र का एक अपना अलग महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर दिन किसी में अत्याधुनिक यंत्र का प्रयोग हो रहा है, जिससे उसकी उत्पादन और उत्पादकता बढ़ रही है। इसी कड़ी में एक अभी नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि ड्रोन के नाम से जाना जाता है। ड्रोन में कृषि में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन को अनमैन एरियल व्हीकल्स भी कहते हैं। ड्रोन को उपयोग करने से कृषि की कार्य क्षमता, कृषि का उत्पादन और कृषि में किसानों को जो समय है वो कम लगता है। ड्रोन के उपयोग से कृषि में छिड़काव करें, कीटनाशी का छिड़काव करें, या जो भी फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में आती है, लिक्विड फॉर्म वाले भी फर्टिलाइज़र का उपयोग आप कर सकते हैं। ड्रोन से सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा किसान भाई को है, जहाँ पानी की कमी है, पानी की स्कार्सिटी है, वहाँ के लिए रामबाण है। जहाँ समय की बचत होनी चाहिए, इसमें भी ये काफ़ी हितकर है। जहाँ आपको पेस्टिसाइड का इफिकेसी क्रॉप पर कीट और व्याधि के लिए इसमें बहुत ज़्यादा एफिकेसी है। और ड्रोन तो ये कृषि में एक वरदान के रूप में भी है। इसीलिए भारत सरकार कृषि विभाग के द्वारा भी ड्रोन पर एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिससे किसानों में खुशहाली आए, किसानों का समय कम लगे, किसानों का पैसा कम लगे छिड़काव में, और किसान जो है कीटनाशी के साथ तरल जो तरल फर्टिलाइज़र आते हैं उसके भी आप उपयोग कर सकते हैं। और सबसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ड्रोन में मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा लगा रहता है। उस कैमरा में आप देख करके बता सकते हैं कि आपकी मिट्टी में या तो नाइट्रोजन की कमी है, या फास्फोरस की कमी है, या पोटास की कमी है, या अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन की कमी है, तो यह भी कर सकता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इससे जो है यूनिफॉर्म छिड़काव होता है। किसान अपने खेत में अगर मानव रहित यंत्र से करेंगे, जैसे नैपसेक से करेंगे या रॉकर स्प्रेयर से करेंगे, तो इसमें उसको 1 एकड़ में 100 से 120 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। लेकिन
ड्रोन में मात्र 10 लीटर पानी से 1 एकड़ क्रॉप का छिड़काव हो जाएगा और उसमें समय लगेगा 6 से 8 मिनट। अगर आप दूसरे यंत्र से करते हैं तो 1 एकड़ के छिड़काव में आपको पानी अधिक रहेगा, आपको पूरा समय 12 घंटे 8 घंटे लग जाएंगे। तो किसान यहाँ पर जो है ड्रोन से छिड़काव 1 एकड़ में महज जो है 10 से 12 मिनट कर लेंगे और रेस्ट जो समय है वह दूसरे प्रोडक्टिव काम में लगा लेंगे, उससे भी पैसा उसको जनरेट होगा। तो ड्रोन अभी एक अत्याधुनिक तकनीकी है, इस पर बिहार सरकार किसानों को सब्सिडी भी दे रही है। 1 एकड़ ड्रोन में आप छिड़काव करेंगे कि कोई किसान भाई, तो उसको 300 या 250 रुपया आपको किसानों को सब्सिडी के रूप में देंगे। और दूसरी बात, अगर ड्रोन का किसान परचेज भी करना चाहेंगे तो हमारे यहाँ किसानों को ड्रोन पर जो है अनुदान देने की भी व्यवस्था है। ड्रोन के लिए एक आवश्यक नियम भी है और वो नियम जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन भारत सरकार के द्वारा उसको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस होल्डर ही ड्रोन का परचेज कर सकते हैं, उससे कारोबार कर सकते हैं और लाइसेंस ले लेने के बाद उसको प्रशिक्षण में भी भाग लेना पड़ेगा। उसका जो ऑपरेटर होगा वो प्रशिक्षित होगा ताकि वो ड्रोन को कंट्रोल कर सकें। और ड्रोन को उड़ान के लिए कुछ लिमिटेशन भी है। वो लिमिटेशन है कि रेड एरिया जैसे हैं वहाँ ड्रोन का उपयोग नहीं हो सकता है। और ड्रोन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो बैटरी चालित होता है और बैटरी को आप अपने खेत पर भी चार्ज कर सकते हैं। एक चार्जर मशीन रखें तो आप काम कर सकते हैं, इसलिए किसानों के लिए वरदान साबित है। सर, बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही है। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण सवाल और है, जो ये है कि जो हमारे लघु एवं सीमांत किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, वो ड्रोन का उपयोग अभी तो सर नया नया प्रचलन में आया है, बहुत जगह अभी इसका प्रचलन हो भी नहीं पा रहा है जागरूकता के अभाव में, और ये उपलब्ध भी सर नहीं है। तो जो हमारे किसान भाई ड्रोन का उपयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए वो कहाँ संपर्क करें और इसकी लागत खर्च कितनी आएगी सर, इसके बारे में जानकारी। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। सबसे पहली बात है कि हमारे जो किसान हैं वो मार्जिनल हैं, छोटे छोटे लैंड वाले हैं। तो यहाँ पर एक रणनीति किसानों के बीच में करना पड़ेगा कि जो 10 किसान हैं एक तरह की खेती किए हुए, सब एकजुट मिल करके मास स्केल पर ड्रोन वाले को कंसल्ट करेंगे। और ड्रोन को कंसल्ट करने के लिए, ड्रोन से छिड़काव करने के लिए कृषि विभाग पौधा संरक्षण के पदाधिकारी हैं, जिला कृषि पदाधिकारी हैं, प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हैं, किसान सलाहकार हैं, पौधा संरक्षण के कर्मी हैं, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। आप संपर्क करेंगे, आप तुरंत जो है बतलाएंगे कि हमको इस क्रॉप में इस इंसेक्ट के अगेंस्ट में छिड़काव करना है और तुरंत विदिन 24 घंटे के अंदर आपको छिड़काव हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है एक ड्रोन में कि ड्रोन से आप छिड़काव करेंगे तो जैसे मानव छिड़काव करता है तो छिड़काव करने के क्रम में पैर से 8 से 10% तक ग्रेन का लॉस हो जाता है, लेकिन ड्रोन ऊपर चलता है इसलिए उस लॉस को आप कम कर सकते हैं। सर, ड्रोन की जो उपयोगिता है उसके बारे में तो आपने विस्तार से बतलाया, और इसके लिए जो ज़रूरी सावधानियां हैं जो हमारे किसान भाई ये नहीं जान पाते हैं कि इसको उपयोग करने के उपरांत या बाद में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो सर ड्रोन की कृषि क्षेत्र में सावधानी क्या बरती जाए? ड्रोन देखिए, सावधानी की बात जहाँ तक है तो सावधानी, चूँकि ड्रोन का उपयोग किसान खुद नहीं कर रहे हैं, एक ड्रोन को उपयोग जो है कि चिन्हित एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है, तो किसानों को केवल उसकी सूचना देनी है हमारे ऑफिसर को, वो आ करके छिड़काव करेंगे और इसके बदले में किसानों को पैसा मिलेगा। इसलिए किसानों को केवल ड्रोन के विषय में जानकारी लेना है और कितना उपयोगी है इसके विषय में जानकारी लेना है।
तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि खेती किसानी में ड्रोन का महत्व बहुत ही ज़्यादा है और ड्रोन का उपयोग करके आप अपनी आर्थिक जो स्थिति है उसका मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमने आप तक कई आवश्यक जानकारियाँ पहुँचाईं। हमें उम्मीद है आज जो भी जानकारियाँ आपको दी गई उनसे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मिलेंगे कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।